तो वी आर स्टार्टिंग विद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पढ़ने से पहले आपको इनकम और वेल्थ का डिफरेंस पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट व्हाइल वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या समझ आ रहा है आपको, मुझे जल्दी से चैट में बता दो। फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ आ रहा है फर्क? मतलब इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर दिया कि फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब इनकम इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस यू रिसीव मंथली। बिल्कुल, लाइबा ने भी पकड़ लिया कि भाई आप जो है, जैसे सैलरीज एंड वेजेस आर एन ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट। मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट है, हर महीने गिरती है ना आपके अकाउंट में, या हर दिन आपको मिलती है। प्रॉफिट्स इज एन फ्लो कॉन्सेप्ट, हर हर महीने आपके बिजनेस को प्रॉफिट तो होगा। इंटरेस्ट आपको देना है, रेंटल आपको देने हैं, तो ये सारी चीजें फ्लो कॉन्सेप्ट, रिसीव करने हैं, तो ये सारे फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरा, अगर मैंने किसी को लैंड रेंट पे दिया हुआ है तो मुझे हर महीने रेंट मिलेगा ना। मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ मुझे हर महीने पैसे मिलेंगे। मैं अगर गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे डिपेंडेंट हूँ, मैं पेंशन पे डिपेंडेंट हूँ, वो वेलफेयर बेनिफिट्स मुझे हर महीने मिलेंगे। तो इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेल्थ, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मेरी जो सेविंग्स है वो हर महीने नहीं बढ़ेंगी, मेरी जो शेयर्स हैं हर महीने नहीं बढ़ेंगे, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो हर महीने नहीं बढ़ेगी, मेरी जो बॉन्ड्स है वो हर महीने नहीं बढ़ेंगी। एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, आपने बस एक खरीद के रख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, पर ऐसा नहीं है कि हर महीने आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट आ रही है। इस तरह नहीं होता ये। सही है। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले नोट्स में से पढ़ें, दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैक्रो। ऑल्दो दिस विल बी टेस्टेड इन सेक्शन बी ऑफ योर पेपर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑफिशियली पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये आएगा तो सेक्शन बी में ही आएगा। ठीक है, मैं इसको मैक्रो के साथ पढ़ाता हूँ क्योंकि माइक्रो के साथ इसको पढ़ाने की थोड़ी तुक नहीं बनती, मैक्रो की नॉलेज आपको होनी चाहिए। So income is the reward for the services of a factor of production. Therefore, it is the money received over a set period of time. Whereas wealth refers to the stock of assets that someone has built over time. In other words, it is all the possessions that have a monetary or exchange value. So this is very basic definition of income and wealth. So income is said to be a flow concept, while wealth is said to be a stock concept. Okay? How do you measure income and wealth inequality? How do you measure inequality of income? Inequality of income को कैसे measure करते हैं, जरा गौर से सुनना। इनकम inequality को measure करने का तरीका बता रहा हूँ। इनकम inequality को measure करने का तरीका होता है Lorenz curve. Lorenz curve is linked with a concept which is known as Gini coefficient. Gini coefficient, कुछ बच्चे इसको गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, पर नॉर्मली इसको जिनी कोफिशिएंट बोला जाता है। जो जीनी कोफिशिएंट इज जीसी। सही है। तो बेसिकली जीनी कोफिशिएंट मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, पर पहले लॉरेंस कर्व समझ लो। किया देखो, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ आपके सामने, वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ इनकम, एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज ओरिजिन। एक डायगोनल लाइन बना रहा हूँ इस रेक्टेंगल पे। अब ये जो लाइन मैंने आपके सामने बनाई है ना, दिस इज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। दिस इज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन क्यों है ये? क्योंकि अगर आप नोट करो, अगर मैं यहाँ से एक बेसिकली फॉर एग्जांपल एक ऐसी लाइन निकालता हूँ, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज 80% इनकम in 80% population. इसका मतलब 80% of income is with 80% of population. This is known as perfect equality. कि 80% इनकम 80% पॉपुलेशन के पास है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो लोरेंस एक इकोनॉमिस्ट था, उसी के नाम पे ये कर्व बना है, आई गेस। तो लोरेंस कर्व की जब हम बात करते हैं तो लोरेंस कर्व ना कुछ ऐसा होता है। दिस इज अ लोरेंस कर्व। दिस इज अ लोरेंस कर्व। अब आप इस देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट ए कह देता हूँ और इसको अगर मैं पॉइंट बी कर दूं, तो पॉइंट बी से अगर देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है? पॉइंट बी से अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ तो यहाँ पर 40% हो गया। 40% नहीं बल्कि इसको 30% कर दो, इसको 30% कर दिया। रियलिटी में क्या हो रहा है? 80% ऑफ पॉपुलेशन हैज ओनली 30% ऑफ इनकम। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या शो करा? पहले तो मैंने लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी आपको शो करी कि 80% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम है। पहले तो मैंने लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी शो करी कि 80% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम है, विच इज क्वाइट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। पर लोरेंस कर्व कुछ और बोल रहा है। लोरेंस कर्व ये बता रहा है कि 80% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम है। तो ये तो मसला है। 80% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम है, ये तो मसला है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग 20% पॉपुलेशन है आपकी इकोनॉमी की, इसका मतलब जो आपकी इकोनॉमी की रिमेनिंग 20% पॉपुलेशन है उसके पास 70% इनकम है। तो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। तो लोरेंस कर्व आपको ये हेल्प करता है बताने में। ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको पॉइंट ए कह दूं और इसको पॉइंट बी कह दूं, मतलब बेसिकली मैं हाईलाइट करके दिखाऊं कि दिस एरिया इज पॉइंट ए एंड दिस एरिया, यार इतना लिंक कर रहा हूँ बच्चों की तरफ। अच्छा, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब जीनी कोफिशिएंट बताता हूँ क्या है। जीनी कोफिशिएंट इज अ फॉर्मूला, जीसी इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच विल हेल्प यू टू मेजर इनइक्वालिटी। तो ए ओवर ए प्लस बी। सो ए शोज, मतलब जो एरिया ए है, एरिया ए आपको इनइक्वालिटी शो कर रहा है क्योंकि लोरेंस कर्व का एरिया है ना वो सारा, और ए प्लस बी टोटल एरिया है। अगर सिंपल मैथ अप्लाई करूं, अगर सिंपल मैथ अप्लाई करूं, एरिया ए बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी गिरेगी? बेसिक बताओ, अगर एरिया ए बढ़ रहा है इनइक्वालिटी बढ़ेगी गिरेगी? थोड़ा तो दिमाग लड़ा के बता दो। अगर एरिया ए बढ़ जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक चीज सुनो, जीनी कोफिशिएंट ना 0 से लेके 1 की वैल्यू है। हायर द जीनी कोफिशिएंट हायर द इनकम इनइक्वालिटी। जितना ज्यादा जीसी होगा ना, जीसी, उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। अगर मैं एरिया ए को बढ़ा दूंगा ना, ये ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ए प्लस बी तो हमेशा फिक्स है ना। द टोटल एरिया विल ऑलवेज रिमेन द सेम, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इसका मतलब हायर द ए हायर द जीनी कोएफिशिएंट हायर द इनकम इनइक्वालिटी। मिसाल इसकी कुछ ऐसी है कि अगर मैं लोरेंस कर्व को ऐसे कर दूं, अगर मैं लोरेंस कर्व को लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर कर दूं, तो अब जो है वो 30% पॉपुलेशन की जगह पे 10% पॉपुलेशन हो गई है, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई। जितना लोरेंस कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के दूर जाएगा उतनी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपका एरिया ए बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा एरिया ए है उतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। अगर मैं इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी को खत्म कर दूं और मैं जो है ना वो बेसिकली इसके करीब ले आऊं इसको, ये देखो, ये लोरेंस कर्व है। जितना छोटा एरिया ए होगा, जितना करीब मेरा लोरेंस कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के होगा, उतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, क्योंकि लेसर द एरिया ए लेसर द जीनी कोएफिशिएंट, लेसर द जीनी कोएफिशिएंट लेसर द इनकम इनइक्वालिटी। कभी कभार ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोरेंस कर्व को ही परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन बना देंगे, तो इनकम इनइक्वालिटी बिल्कुल वैनिश हो गई इकोनॉमी से। पर जितना ज्यादा ये दूर होते जाएगी उतना ज्यादा आपकी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ते जाएगी। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? ये A2 लेवल का कॉन्सेप्ट है। मजे की बात यह है कि लोरेंस कर्व आपके सिलेबस में है ही नहीं। पर लोरेंस कर्व पढ़ाए बगैर मैं जीनी कोफिशिएंट नहीं पढ़ा सकता। जीनी कोफिशिएंट सिलेबस में है, लोरेंस कर्व नहीं है। देखो इतना वाहियात सिलेबस है। यहां तक कोई सवाल है? अच्छा, तो जीसी इज a न्यूमेरिक वैल्यू, GC is a numeric value A over A plus B. A plus B is always the same. If A is zero, जीरो का मतलब क्या है कि आपका लोरेंस कर्व ही परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है। ये जो मैंने आपको ग्रीन वाली लाइन यूं करके दिखा दी थी ना, जैसे अगर मैं पूरी ग्रीन वाली लाइन को यहां पर ले आऊं, तो इसका मतलब आपका जीसी जीरो है, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो जीसी जीरो होगा। मतलब आप अगर अपने न्यूमरेटर को जीरो कर दो तो ये ओवरऑल आंसर जीरो नहीं हो जाएगा? तो अगर आपका एरिया ए एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जीसी इज जीरो, दिस इज नोन एज परफेक्ट इक्वालिटी। बट इफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो लोरेंस कर्व है ना वो कुछ ऐसा हो गया है, ये आपका लोरेंस कर्व है। अगर ये आपका लोरेंस कर्व है तो इसका मतलब देयर इज परफेक्ट इनइक्वालिटी। अगर आपका a इज इक्वल टू a प्लस बी, इफ a इज 10 एंड a प्लस b इज 10, द आंसर विल बी 1।
तो GC1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी के 100% इनकम 1% पॉपुलेशन के पास है. If A is equals to A plus B, then your Lorentz curve is like this. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिनेरियोज एग्जिस्ट तो रियलिटी में नहीं करते, पर ये दोनों वैल्यूज आपको समझाएंगी कि जीसी है क्या. जीनी कोएफिशिएंट 0 मींस परफेक्ट इक्वालिटी, जीनी कोएफिशिएंट 1 मींस परफेक्ट इनइक्वालिटी. इसका मतलब हायर द जीसी हायर द इनइक्वालिटी. जितना तुम 1 के करीब आ रहे हो उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जितना तुम 0 के करीब आ रहे हो उतनी इनइक्वालिटी कम हो रही है. अब डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के जीसी आर डिफरेंट. अच्छा, अब कभी कभार ये 0 से 100 भी देखते हैं, हमेशा 0 से 1 नहीं देखा जाता, कभी कभार 0 से 100 भी देखा जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम ही है. तो अगर हम इसको नोट्स में देखें तो हाउ डू यू मेजर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी बाय यूजिंग जीनी कोएफिशिएंट. तो जीनी कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी. द लोअर द फिगर ऑफ जीनी कोएफिशिएंट द मोर इक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. thus if the income distribution in an economy is perfectly equal, the Gini coefficient will have a value of 0. At the other extreme, if all income belongs to just one person, then the Gini coefficient will be 1. There will be perfect inequality. However, both of these are theoretical and do not exist in the reality. So the Gini coefficient of an economy lies between 0 and 1. It can be 0 and 100. Therefore, the greater the Gini coefficient, the greater the inequality. The lower the Gini coefficient, the more equal the distribution of income and wealth. So a Gini coefficient of 0.3 indicates a more equal distribution of income than a coefficient of 0.5. The 0.5 means कि inequality ज़्यादा है, 0.3 means income inequality कम है, क्योंकि 0.5 is closer to 1, तो inequality ज़्यादा है. 0.3 is closer to 0, तो inequality कम है. What are the reasons of income and wealth inequality? मुझे बताओ, why do people earn different amounts? Why there is a gap between incomes of people? Why there is a gap between the wealth of people? क्यों फोर्ब्स की लिस्ट में इतने सारे अमीर लोग होते हैं, हम क्यों फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं है? अब अगर मुसलमानों के कॉन्सेप्ट से देखो ना तो नसीब, पर इसके थियोरेटिकल रीजंस भी होते हैं. सही है, थियोरेटिकल रीजंस क्या हैं इसके? थियोरेटिकल रीजंस यहाँ पर बहुत सिंपल हैं. द फर्स्ट थियोरेटिकल रीजन इज पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम. कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं. फुल टाइम वाला हमेशा पार्ट टाइम से ज्यादा कमाएगा. लेवल ऑफ टैक्सेशन पे भी डिपेंड करता है. इफ एन इकोनॉमी हैज अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, देन मोर इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का मतलब है कि अमीर से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, गरीब से कम लिया जा रहा है, तो इनइक्वालिटी कम होगी. पर रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है गरीब पे ज्यादा बर्डन है, अमीर पे कम बर्डन है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी ज्यादा होगी. क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है भाई. अगर मैं किसी से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं तो मैं एक्सपीरियंस और स्किल्स की वजह से कमा रहा हूं, क्वालिफिकेशन की वजह से कमा रहा हूं. अगर आप शायद नहीं कमा रहे तो आपके पास ये नहीं होगा. कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं. बड़े बच्चों वाली रीजन है यहाँ पे, बहुत बच्चों वाली रीजन है ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको रीड कर लेना भाई. अब ऐसी कौन सी पॉलिसीज है मैं जिसके थ्रू इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? मतलब कितनी याद करनी है? कोई 3 याद कर लो, मतलब कोई 3 याद कर लो और क्या. खुला बेटा, अब ये तो अभी मैं नहीं बताऊंगा. व्हाट आर द पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ? पहले जनरली समझ लो. मिनिमम वेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं. जैसे पॉलिसीज है टैक्सेशन. इफ यू हैव अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जिसमें इनकम एंड कॉर्पोरेशन टैक्स भी आता है, इनहेरिटेंस टैक्स भी आता है, कैपिटल गेन्स टैक्स भी आता है, ये सारे प्रोग्रेसिव होते हैं. तो हाई इनकम अर्नर्स पे ज्यादा बर्डन आता है. हायर द इनकम हायर द टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम. मतलब ये टैक्स परसेंट बढ़ने का मतलब है टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम. तुम जितना कमाओगे उतना बड़ा हिस्सा तुम्हारी इनकम से जाएगा. एक बिजनेस जितने ज्यादा कमाएगा प्रॉफिट्स, उतने ज्यादा उसकी इनकम से कॉर्पोरेशन टैक्स जाएगा. तो इम्पैक्ट ऑन द रिच, यहां से पैसे जमा करते हो और यही पैसा ट्रांसफर पेमेंट्स के फॉर्म में गरीबों को दे देते हो. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, कंज्यूमर सब्सिडीज हो गई, पेंशन हो गई, वेलफेयर बेनिफिट्स हो गए, तो ये सारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं. Now, what are means tested benefits? Means tested benefits are those benefits which are only for the deserving people. जैसे unemployment benefit is a means tested benefit. Means tested benefit का मतलब है कि certain condition meet करोगे तो ये benefit आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा. पर बात यहां पर वही है कि इनकम टैक्स के बढ़ने से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होने से इक्वालिटी ऑफ इनकम तो बढ़ जाती है, पर नुकसान यहां पर यह है कि जो बंदा इतना ज्यादा टैक्स दे रहा है उसके लिए आप डिसइंसेंटिव क्रिएट कर रहे हो,
लोग आपके मुल्क से भाग भी सकते हैं, एमिग्रेशन भी हो सकती है। आप कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ाओगे, टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगी। टैक्स इवेजन को आप लेफर कर्व से दिखाओ, दिस इज अ लेफर कर्व। लेफर कर्व आपको शो करता है कि भाई शुरू शुरू में जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हो ना, तो लोग टैक्स देते हैं, पर एक ऑप्टिमम टैक्स रेट आता है जिसके बाद अगर तुमने टैक्स बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब टैक्स रेट बढ़ने के बाद टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि पीपल आर इवेडिंग दीज टैक्सेस, लोग तंग आ गए हैं आपके टैक्सेस से भाई। या तो वो इवेट करेंगे या तो बिजनेस धंधा बंद करके दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। फिर एक और तरीका होता है यूनिवर्सल बेनिफिट ना, यूनिवर्सल बेनिफिट इज फॉर एवरीवन। इससे आपकी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट तो इतनी नहीं होती है, पर ये एक ऐसा बेनिफिट है जो सबको मिल रहा है। जैसे पेंशन हो गया, पेंशन इज अ यूनिवर्सल बेनिफिट। सब्सिडाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ यूनिवर्सल बेनिफिट, सबको मिल रहा है, अमीर को भी मिल रहा है, गरीब को भी मिल रहा है। अब ये गवर्नमेंट पे बर्डन है, मींस टेस्टेड बेनिफिट भी गवर्नमेंट पे बर्डन है, पर जनरली वो यूनिवर्सल बेनिफिट आपको पता होना चाहिए, वैसे तो इटू का पार्ट है। रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करो भाई, रिग्रेसिव टैक्सेशन इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा बर्डन गरीब पे आता है, क्योंकि अमीर भी उतना ही दे रहा है, गरीब भी उतना ही दे रहा है। जितनी तुम्हारी इनकम होगी ना, उतना कम तुम्हें बर्डन लगेगा। ये जैसे एक चावल की बोरी पे 100 रुपए टैक्स है, तो अमीर को तो कुछ नहीं लगेगा, गरीब को लगेगा। तो अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है ना इनकम, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो। ये मैंने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में ही पढ़ाया था आपको। आप इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो, गरीबों में से बर्डन कम कर दो, अफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ा दो, पॉवर्टी कम हो जाएगी। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ए आर टी इज ग्रेटर देन एम आर टी, इसका कॉन्सेप्ट अब मैं आपको दे रहा हूं कि ए आर टी और एम आर टी क्या होता है, जरा गौर से सुनना। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, एंड व्हाट इज जनरली टैक्स। टैक्स एक प्रोग्रेसिव होता है जो रिच पे बर्डन डालता है, द मोर यू अर्न द मोर बर्डन ऑफ टैक्स। रिग्रेसिव का मतलब पुअर पे बर्डन है, द मोर यू अर्न द लेस बर्डन ऑन यू। एंड प्रोपोर्शनल का मतलब है जो जर्मनी फॉलो करता है, कि तुम्हारी इनकम ज्यादा हो या कम हो, तुम्हें उतना ही परसेंटेज देना है अपनी इनकम का जितना तुम पहले दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारी इनकम से मैं बड़ा हिस्सा टैक्स में लूंगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी इनकम 10 मिलियन है और तुम्हारी इनकम 10,000 है, तुम्हारी इनकम का 20% जा रहा है। तुम्हारी इनकम 1 लाख है, तुम्हारी इनकम का 20% जा रहा है। पर प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि तुम्हारी इनकम 10,000 है तो तुम्हारी इनकम का 10% जा रहा है, तुम्हारी इनकम 1 लाख है तो तुम्हारी इनकम का 50% जा रहा है। ये तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इज द ओनली टैक्स सिस्टम जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती है। ठीक है। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स एंड व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम विच इज टेकन इन टैक्स। आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा टैक्स में दे रहे हो। जैसे आपकी इनकम $1,000 से बढ़ गई, तो आप उसका कितना टैक्स दे रहे हो। तो एडिशनल इनकम और एडिशनल टैक्स पेड, तो एडिशनल टैक्स पेड डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये जो इनकम होती है ये ऑब्वियसली बिफोर टैक्स है। तो आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल टैक्स दे रहे हो। और एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है द एवरेज परसेंट ऑफ इनकम विच इज पेड इन टैक्सेस। जैसे आप अपनी टोटल इनकम का कितना हिस्सा टैक्स में दे रहे हो। अब ये खाली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करने हैं। टोटल इनकम का कितना हिस्सा टैक्स दे रहे हो, ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, परसेंटेज। एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल टैक्स दे रहे हो, ये मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है। ये सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। हायर द इनकम, हायर द एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन प्रोग्रेसिव, लोअर द एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन रिग्रेसिव, एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्स कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनल में। ये चीजें आपको याद करनी है बकायदा, ये एमसीक्यूज में टेस्ट करेगा आपको। इनकम जब बढ़ती है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है, द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव। इनकम अगर बढ़ती है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कम होता है, इफ द टैक्स सिस्टम इज रिग्रेसिव। और अगर प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है तो एआरटी विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में एमआरटी इज ग्रेटर देन एआरटी, रिग्रेसिव टैक्स में एआरटी इज ग्रेटर देन एमआरटी, एंड प्रोपोर्शनल में एआरटी इज इक्वल्स टू एमआरटी। अगेन यू हैव टू रेक्टिफाई दिस।
फिर एक और तरीका होता है डायरेक्ट प्रोविजन। डायरेक्ट प्रोविजन का मतलब है जैसे जर्मनी डायरेक्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यूके डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, तो आप कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली प्रोवाइड कर दो ताकि लोगों से बर्डन कम कर दो। अब इससे ज्यादा फायदा गरीबों को ही होगा ऑब्वियसली। मिनिमम वेज का मतलब क्या है कि अबव द इक्विलिब्रियम एक वेज सेट कर दो और गरीबों के लिए वेज बढ़ा दो। देखो जो सबसे ज्यादा पुअर होता है ना उसको फायदा होता है मिनिमम वेज का। देखो आप अगर 3 लाख कमा रहे हो तो आप तो मिनिमम वेज से बहुत ऊपर हो। मिनिमम वेज का फायदा उसको होता है जो बहुत लोवेस्ट इनकम पे होता है। जैसे एक बंदा 20,000 पे और मैंने मिनिमम वेज अगर 35,000 पे लगा दिया तो उसकी 15,000 से इनकम बढ़ जाएगी। तो मिनिमम वेज का फायदा पूरेस्ट को होता है। मिनिमम वेज का फायदा पूरेस्ट ऑफ द ग्रुप्स को होता है। सही है। ये हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी देखा था अगर आपको याद हो। तो मिनिमम वेजेस ये आपको पूरा रीड करना होगा नोट्स में से। इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स अगेन ये सब आपको रीड करनी पड़ेंगी। देखो ट्रांसफर पेमेंट क्या क्या है। पेंशंस, सारे बेनिफिट्स, हर तरह के बेनिफिट्स जो होते हैं ना वो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। जैसे यूके में लंच मिलता है बच्चों को, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। प्रोज एंड कॉन्स, डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको सारे बता दिए। ये ग्राफ मैंने आपको आईडी पढ़ाते हुए भी बताया था। एवरेज रेट ऑफ मार्जिन रेट ऑफ टैक्स मैंने आपको बता दिया। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी इसके देख चुके हैं, फिर भी आप यहाँ से रीड कर लेना। ठीक है, तो नोट्स की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैक्स। एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या होता है। एक अच्छा टैक्स सिस्टम इक्विटी और फेयर होता है। फेयर फॉर एवरीवन। ऐसा ना हो कि आप अमीरों की इनकम से बहुत ज्यादा ही ले रहे हो कि आप अमीर आपके मुल्क से भाग गया। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपका पैसा खर्च का हो रहा है। इट शुड बी कन्वीनियंट। ऐसा ना हो कि सुबह मैं 2 घंटे लाइन में खड़े होकर टैक्स भर रहा हूँ। इट शुड बी कन्वीनियंट। इट शुड बी इकोनॉमिकल। ऐसा ना हो कि 30 लाख के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए 50 लाख का खर्चा हो गया। सही है, तो लॉजिकल नहीं है। द टैक्स सिस्टम शुड बी एफिशिएंट। इट शुड नॉट क्रिएट एनी डिसइंसेंटिव फॉर द पीपल। सही है। टैक्स सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल। जिधर जरूरत पड़े उसको चेंज कर दो पॉलिसीज के हिसाब से, मुल्क की सिचुएशन के हिसाब से। भाई एक मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है तो भाई टैक्स को बढ़ाओ। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक पैराग्राफ आपको पूरा दिया हुआ है। क्यों गवर्नमेंट्स टैक्स लगाती हैं। टू रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। ये सारी बातें इनडायरेक्टली हम सारे सिलेबस में पढ़ चुके हैं, ये बस समराइज हो रही है। और ये आपका जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम खत्म हो गया। इसका सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं ना, वैसे तो एक इसका जून 24 के पेपर में सवाल है, जब हम सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको कराऊंगा पेपर 4 वेरिएंट 2 में और पेपर 2 वेरिएंट 2 में। पर एक सवाल इसका ऑलरेडी आ चुका है जो मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। 2023 के पेपर में आया था, मार्च 23 के पेपर में आया था मेरे ख्याल में। चेक करते हैं इसको। नहीं, मार्च 23 में आया था। मार्च 23 का जो क्वेश्चन था ना, ये मार्च 23 का क्वेश्चन 3 का पार्ट है। मार्च 23 का क्वेश्चन 3 का पार्ट है। ये सवाल पढ़ो जरा। सवाल में कह रहा है एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड कंसीडर वेदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। तो पहले तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जनरली डिफाइन करोगे, फिर कोई भी 2 पॉइंट्स उसको बता देना जिसकी वजह से आपकी इनकम इनइक्वालिटी होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ओवरऑल AO3 में बताना कि क्या इनकम इनइक्वालिटी बेनिफिट कर सकती है। ईमान बेटा वही बता रहा हूँ। एंड कंसिडर वेदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। यस, इट कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। अगर सब अमीर होंगे, नहीं आजकल एक मीम चल रहा है, अगर सब अमीर होंगे तो गरीब कौन होगा। तो आप समझ आया गरीब कौन होगा, आजकल एक मीम चल रहा है। तो एक तो ये चीज है। सही है। अगर इकोनॉमी में हर बंदा अमीर होगा तो इंसेंटिव कैसे क्रिएट होगा। सही है, इंसेंटिव कैसे क्रिएट होगा। मतलब अगर
मैं भी अमीर हूं और आप भी अमीर हो, तो इकोनॉमी में क्या सिस्टम कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता, निजाम ही नहीं चल सकता। विदाउट एनी क्वालिटी ऑफ इनकम एक इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। मतलब ज्यादा ना हो, कम हो, इतनी ज्यादा ना हो, कम हो। तो आप AO2 में उसको क्या बताओगे कि भाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एनकरेज करता है एंटरप्राइज। जो लोग अमीर नहीं होते वो अमीरों को देख के मोटिवेट होते हैं। वर्कर्स को इंसेंटिवाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है टू रीगेन स्किल्स, टू बी प्रोडक्टिव, ताकि हम भी उसके जितना कमा सकें। पर नुकसान तो है, डीमोटिवेशन होती है। जो गरीब होता है वो देखता है अमीर को और वो अपने आप को इंफीरियर फील करता है। सही, सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है, चोरी चकारी हो सकती है, जलन पैदा हो सकती है इकोनॉमी में भाई। जलन पैदा हो सकती है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। एक इकोनॉमी में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। इनइक्वालिटी के लिए फिर पॉलिसीज लगानी पड़ती है, तो गवर्नमेंट का बड़ा वक्त जाता है उसमें। देखो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एग्जिस्ट तो करेगी। AO3 आपका बहुत सिंपल है यहाँ पे। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर लो इनकम ग्रुप टू इन्वेस्ट एंड पुट मोर एफर्ट। This will generate growth in the economy. However, there should be fairness in income distribution. Otherwise, it can create social and economic problems for the economy. There should be inequality as it is bound to exist. But the gap should not be too much, making it unfair. It can never be eliminated. ये एलिमिनेट कभी नहीं हो सकती। दुनिया का निजाम ही नहीं चल सकता विदाउट इनइक्वालिटी। हाँ, कम करो, एलिमिनेट नहीं हो सकती है। तो कितनी अफेक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रही है टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी, ये डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटी नुकसानदेह है या नहीं है। फिर AO3 में आप उसको ये बताओगे कि ओवरऑल इनकम इनइक्वालिटी एक इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितनी है, आप इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कितने स्टेप्स उठा रहे हो। और ओवरऑल फिर आप उसको बोलो कि देखो इनकम इनइक्वालिटी खत्म कभी भी नहीं हो सकती। इनकम इनइक्वालिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, पर गवर्नमेंट का काम बस ये है कि इसको कम से कम रखो। आप इसको जितना कम से कम रखोगे ना, उतने ये डिसएडवांटेजेस मिनिमाइज होंगे, उतने ये डिसएडवांटेजेस मिनिमाइज होंगे। तो इसको कम से कम रखने का आपका टारगेट है, एग्जिस्ट तो ये हमेशा करेगी। ठीक है, तो दिस वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंशाल्लाह 2024 के जब पेपर करेंगे तो उसमें जून 24 पेपर 2 वेरिएंट 2 में इसका सवाल है, पूरा पार्ट ए और पार्ट बी। तो इंशाल्लाह वो हम सॉल्व करेंगे।